हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज आपको पता है हमारा सीडीपी का जो है डे 1 है और आज जो है हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसे हम हिंदी में बाल विकास बोलते हैं, ये आपका पेपर 1 क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज एंड जो आपका पेपर 2 है ना जूनियर स्टेज 6 to 8 का, दोनों का सेम होता है। बट क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो पेपर 1 के कंपेयर में पेपर 2 में थोड़ा सा टफ पूछते हैं, बट टॉपिक सारे सेम हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही है कि आज हमारा पहला दिन है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को ही समझना होगा। एंड कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि पहले दिन आप सिलेबस को बताओ और एक दो क्वेश्चंस मतलब एग्जाम पैटर्न के लिए, और उसके बाद से आप दूसरी क्लास में थ्योरी स्टार्ट करें। तो मुझे भी ये सही लगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए एक तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर में इसमें से कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछेंगे। उसके बाद से आपको एग्जाम पैटर्न मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है। ये दोनों चीज़ें आपको सबसे स्टार्टिंग में करनी है, उसके बाद से आपको अपनी असली थ्योरी वाली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज हम सिलेबस देखने वाले हैं 1 to 5 6 to 8 का, एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिटेल में थ्योरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पेपर 1 का दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सीटेड का ही है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, बट इसमें से 15 क्वेश्चंस आपकी थ्योरी होगी एंड आपके 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागोजी के होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 30 नंबर का पूछता है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने हर एक सेक्शन को डिवाइड किया कि किस में से कितने क्वेश्चंस। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, देखो, ये देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस केवल इतने टॉपिक से पूछता है, और वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें से एक आपका आता है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। मतलब एक एक टॉपिक्स आपको उठाकर जो है पढ़ना है, या तो आप किताब से पढ़ो या फिर गूगल कर लो, या फिर आप हमारे से पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ये तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनकी ये 3 थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर चाइल्ड सेंटर जो कॉन्सेप्ट है आपका, क्रिटिकल जो इंटेलिजेंस हो गया आपका, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस हो गया, लैंग्वेज एंड थॉट हो गए, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब एक एक यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे कि पियाजे से 2 पूछ लिया, कोलबर्ग से 2, इस तरीके से इनका नंबर चेंज होगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप, जेंडर रोल्स आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, कास्ट हो, जेंडर हो, कम्युनिटी हो। उसके बाद आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, देखो ये तो याद रखना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो गया आपका, CCE हो गया, ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और सबसे अच्छी बात होती है हमारे सीटेड की कि जो टॉपिक्स इसमें दिया गया है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं इनसे 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो 15 इनसे हो गया। नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चंस आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आपने देखा होगा ना, इसे क्वेश्चंस आता है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, इतने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसका डिसएडवांटेज हो गया, डिप्राइव्ड हो गया। ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज हो गई, टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, इनके लिए किस तरीके से आप स्कूल में पढ़ाएंगे, इससे हो गया 5 क्वेश्चंस। बाकी के आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, और ये दोनों का सेम है, पेपर 1 पेपर 2 का दोनों टॉपिक सेम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए 10 क्वेश्चंस आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से आएगा, मतलब कि बच्चों को किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। अगर वो फेल होते हैं तो उनके परफॉर्मेंस में आप किस तरीके से सुधार लेकर आएंगे। ठीक है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब चिल्ड्रंस के लिए जो है आप क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है बनाओगे, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो। उसके बाद आपका चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा 10 नंबर का, इसमें से 10 नंबर का पूछेगा। फिर आपका जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर। ओके, वैसे भी आपको पता है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो, इसका मतलब है कि बच्चा सीख रहा है। कॉग्निशन एंड इमोशन से, मोटिवेशन एंड लर्निंग से, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये आपके कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिससे 10 क्वेश्चन, बस इतना ही है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछेगा CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछेगा, और 10 क्वेश्चंस आपका लर्निंग एंड पेडागोजी से। तो ये आपके हो गए 30 नंबर। ठीक है, तो ये हमने पेपर 1 का देखा है। अब हम देखते हैं पेपर 2 का। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ना, ताकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि CDP दोनों की अलग होती है। नहीं भाई, एक ही होती है। यहाँ पर भी आप खुद देखिए, ये देखो, सेम टॉपिक है,
बस थोड़ा बहुत वहाँ पे प्राइमरी था, यहाँ पर एलिमेंट्री हो गया। मैंने आपको यही सेम चीज़ बोली ना कि आपके क्वेश्चंस का लेवल 6 to 8 के अकॉर्डिंग पूछेगा। यहाँ पर आपका देखो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड हो गया 15 क्वेश्चंस, वही आपका डेवलपमेंट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अभी हमने देखा, हेरिडिटी हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, पियाजे कोल्बर वाइगोस्की। आप मुझे बताओ, यही 3 थ्योरी इसमें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी डायमेंशनल, लैंग्वेज थॉट, ये आपका जेंडर रोल्स हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, ये आपका असेसमेंट हो गया। इनसे आपका 15 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से, सेम वही चीज़ है। एंड आपकी 10 क्वेश्चंस आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, बच्चे का जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से ये देखिए, मोटिवेशनल एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो कुल मिलाकर 1-2 टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ, 1-2 टॉपिक आपको ऐसा लगेगा कि जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इसमें, बट जब हम उनको थ्योरी के साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये आपका प्राइमरी स्टेज एंड आपका जो एलिमेंट्री जो आपका है 6 to 8 दोनों सेम है, CDP दोनों ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस आपका क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा पेपर 2 में थोड़ा सा बस जो है हाई रहता है, ठीक है। तो चलिए, हमने सिलेबस देख लिया, और सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपने CDP की कॉपी के फर्स्ट जो आपका पेज है ना, उस पर ये सारे टॉपिक्स लिख लें, और जैसे जैसे आपका टॉपिक्स होते जाए आप उस पर ऐसे टिक लगाते जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सीटेट पूछता है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा। पहला दिन है तो ये मत सोचना कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले देखना जरूरी है, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो आपको समझ में आए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये नहीं कि बस कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, और दूसरी जो क्लास होगी हम उसमें जो है करने वाले हैं थ्योरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कल हमारी सोशल साइंस की क्लास हुई थी डेली 2 बजे, आज हमारा CDP का, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हाँ इसी तरीके से क्वेश्चंस पेपर आएंगे, ऑफलाइन का पेपर है तो आप समझ सकते हो कि बाइलिंगुअल्स हिंदी इंग्लिश आमने सामने होता है। तो बाल्यावस्था की पूछ रहा है कि अवधि में विकास कैसे होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है ना, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो नहीं होता है। याद रखना, वो स्लो कभी नहीं होता है, वो मल्टी लेयर्ड होता है। डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका मेंटली फिजिकली सब कुछ सब डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब मल्टी लेयर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन है कि स्लो है, धीमी गति, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। मल्टी लेयर एंड मिश्रित होता है। इसमें लिखा है केवल परिमाणात्मक, मतलब केवल आप माप सकते हो कि बॉडी की ग्रोथ कितनी हुई है, ग्रोथ इन द सेंस कि कितनी जो है हाइट बढ़ी है, कितना वेट बढ़ा है, जी नहीं, उसके साथ साथ मेंटली भी तो हो रहा है डेवलपमेंट। तो केवल की वजह से गलत हो गया। और ये लिख रहा है कि अनियमित होता है, जी नहीं, अनियमित नहीं होता है। डिसऑर्डरली नहीं होता, ऑर्डरली होता है। सभी की ग्रोथ ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जो है 1 महीने के बाद बढ़ेंगे, कुछ उसके पहले, ऐसा नहीं होता है। सभी के साथ ये एक ऑर्डर में होता है। तो 4 भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये आसान था। चलिए, अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इसमें हम बच्चे का मतलब जो करेंट लेवल में जो उसके परफॉर्मेंस है, एंड जो उसको मान लीजिए कि कोई एडल्ट है या फिर जो कोई उससे ज़्यादा जानता है, उसके हेल्प से जो बच्चे एक मीडियम बनता है कि बच्चे उसके हेल्प से जो चीज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि ये एक एरिया डिसाइड करता है, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल। ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा अभी कोई काम कर पा रहा है, तो ये एरिया हो गया उसका करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। मतलब ये जो बच्चा है, ये ए मान लो, ये खुद से ये काम कर सकता है, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव। अब इसको यहाँ पे अचीव करनी है, मान लो इसको यहाँ तक अचीव करनी है, तो ये किसकी हेल्प से करेगा? या तो एडल्ट, या फिर जो उसका साथी भी हो सकता है, जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज हो, कोई भी हो सकता है, बट स्किल्स उसके पास ज़्यादा हो। तो ये एरिया डिसाइड, जो एरिया होता है ना, बेसिकली ये एरिया होता है कि एक बच्चा ए है जिसको जो अपने आप से इतना कर सकता है, बट अगर उसको बी तक पहुँचना है, बी तक अचीव करना है, तो वो किसी की हेल्प लेगा, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो मोर स्किल्ड पीयर्स हो। उसी को बोलते हैं, ये जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये बहुत आसान सा है, बस आपके दिमाग में ये एरिया याद रखना
क्योंकि कई बार जो है एरिया लिखा रहता है उसी से तुरंत आंसर निकल आता है। तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे ने जो उपार्जित किया, जो प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बाकी इसमें ना तो रेंज होता है ना ही ये कोई प्रोसेस है, ये सिंपल सा एक एरिया होता है जहाँ पे बच्चा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हमारा हो जाएगा पहला। चलिए अब जीन पियाजे से भी क्वेश्चन आएगा ही, जो इनके 4 जो इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मेट एंड कॉन्क्रीट। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, आप समझ सकते हो फॉर्मल इनका सबसे लास्ट वाला स्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है ना हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है वो आ जाती है। मतलब उसके सामने कोई चीज़ नहीं रहेगी ना। मान लो अगर मैं बच्चे से ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी चीज़ पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने कभी ये प्लांट देखा है, बस नाम मैं लूंगी तो भी बच्चा वो आराम से सोच लेगा। क्यों? वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है उसके मन में। तो ये तो बहुत आसान है, पहला ही आंसर होगा। बहुत सारे लोग तो केवल फॉर्मल जैसे ही देखते हैं एग्जाम में और बस वो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं हाइपोथेटिकल। जहां पर भी ये आ गया परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, वही इसका आंसर होगा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट स्टेज में होता है। ठीक है, बाकी ये सीरिएशन कंजर्वेशन ये नहीं है इसमें, ये कॉन्क्रीट वाले में है और ये सब भी नहीं है। इसका सबसे बेस्ट आंसर है कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। अगर ये सारी चीज़ें ना भी मिले, हाइपोथेटिकल कहीं भी आपको मिल रहा है, आप उसको फॉर्मल के साथ लगा सकते हैं। पहला हो जाएगा। कोलबर्ग का देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब ये देखिए, इसमें आपको पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग ये तीनों थ्योरी आपको पढ़नी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अभी मैं ये आपको बता दूंगी, बट विदाउट इनके 3 आपको पता है स्टेजेस हैं एंड 6 लेवल हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको इसको थ्योरी को पढ़ना होगा। तो इसका राइट आंसर मैं पहले आपको बता देती हूँ। 4 का राइट आंसर है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और इसी में इन्होंने ये बताया है कि इस अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो वो विश्वास करता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में कि जो वर्तमान सामाजिक प्रणाली है उसको सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये है इनका इसी सिद्धांत में ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। एंड इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है हर बार। आपको पता है कि इन्होंने मल्टी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, बहु बुद्धि सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो एक बार आप देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अच्छा, मतलब इसमें से आपको बताना है कि किसका जो है मैच ऑफ द पेयर वो सही है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है। तो चलो देख लेते हैं। स्थानिक का लिख दिया है मनोवैज्ञानिक, और इंट्रापर्सनल का लिखा है विक्रेता। भाषिक का मूर्तिकार लिख दिया है। सोचिए, भाषिक का मूर्तिकार कैसे हो सकता है? भाषा बोलने वाला मतलब कई भाषाएं वो जानते हैं। और ये सही है। शारीरिक गति संवेदना, बॉडीली कानेस्थेटिक एथलीट, खिलाड़ी, इसका ये मैच ऑफ द पेयर सही है। बाकी स्थानिक का मतलब उससे दूरी से हो सकता है या फिर किसी प्लेस से हो सकता है। ठीक है, तो बाकी इनकी सारी चीज़ें गलत हैं। सबसे जो सही मैच ऑफ द पेयर है वो है बॉडीली कानेस्थेटिक एथलीट, ये इसका पेयर सही है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 5वां है, 5वां का आपका चौथा। चलिए, लेव वाइगोस्की आ चुका है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अब हमको इसके लिए चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो देखिए, अगर आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी तब तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, कहीं पर भी आपको भाषा दिख रहा है तो वो वाइगोस्की से ही जाएगा। इन्होंने बताया कि देखो, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, उसमें लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो पहला हो जाएगा। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है और एक प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम करता है। जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे? का मूल्यांकन, अच्छा, मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि
जो मूल्यांकन होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हम जब बच्चों का असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो उसमें मूल्यांकन जो है किस हद तक हेल्प करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रहा है कि ये बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, ये तो गलत है। बच्चों के अधिगम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, जी नहीं, रुकावट नहीं, बल्कि हमें पता चलता है कि अच्छा बच्चे ने कहाँ तक सीखा है। ये पेरेंट्स को फीडबैक देने के बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में, जी नहीं, ये ऐसा नहीं कि हम फीडबैक देते हैं कि अच्छा ये बच्चा कमज़ोर है, ये असफल है, ये फेल है, ये ज़्यादा सक्सेस है, इसमें ये भी नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। 4, अभी मैंने आपको बताया ना, देखो जब हम मूल्यांकन करते हैं ना, तो मूल्यांकन से क्या होता है कि सबसे पहले हम बच्चों का समझ पाते हैं कि अच्छा बच्चे को और किस डायरेक्शन में हमको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना है, और अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने जो टीचिंग हमारा मेथड है हम उसमें भी चेंज कर पाते हैं। तो इसीलिए तो मूल्यांकन होता है, जिसमें हम अपने में भी चेंजेस लाते हैं, साथ में हम कोशिश करते हैं बच्चों को और भी आगे ले जाने की। तो 4 हो जाएगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस। मतलब आपको जो रूढ़िवादी है ना सोच है उसको कम करना है और विकास के विस्तार को बढ़ाने के लिए आप इसमें से इफेक्टिव जो पद्धति है वो कौन सी हो सकती है? तो सबसे बेस्ट वाला होगा लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करो, मतलब उनको इग्नोर करो, डिसमिस करो, ये तो गलत चीज़ है, हमें एक्सेप्ट करना है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करो, जो रेनफोर्स करो जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रे इन द सोसाइटी। जी नहीं, हमें कभी भी ऐसे पोर्ट्रे बस कर देने से एक ये प्रभावशाली पद्धति नहीं हो जाएगी। आप बस एक ही लिंग के योग्यता समूह बना दो कि बस लड़कों का बना दो या फिर बस लड़कियों का बना दो कि इन्होंने ये जो है इनके अंदर एबिलिटी है। ऐसे नहीं करना है, हमको तो मिसलेनियस लेके चलना है, सभी को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, मिक्स ग्रुप होना चाहिए, बॉयज गर्ल्स सबका। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अभी जो मैंने आपको बताया मिश्रित होना चाहिए। मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटीज ग्रुप की कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां भी हैं, उसमें से कुछ लड़कियां डॉक्टर हैं, कुछ लड़के जो हैं डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं लड़कियां, तो कुछ ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस को आप दिखा सकते हो मिक्स ग्रुप में। इस सोच को कम करने के लिए लड़कियां जो हैं वो 4 व्हीलर चला रही हैं, लड़के जो है घर का काम भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कम करने के लिए स्टीरियोटाइप को। सो ऑप्शन नंबर 4। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। मतलब आप जो है आपकी क्लास में बहुत सारे लैंग्वेजेस वाले बच्चे हैं, तो आप उसको किस तरीके से लोगे? क्या आप उसको एक रिसोर्स की तरह से लोगे, एक रुकावट, एक समस्या, या एक मुद्दे की तरह लोगे? जी नहीं, जब भी हमारे क्लास में बहुत सारे लैंग्वेज वाले बच्चे मिलते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स होता है और हमें भी तो सीखने को मिलता है, तो वो होता है रिसोर्स, एक एसेट होता है, एक रिसोर्स होता है। पहला हो जाएगा बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन। देखो बाल केंद्रित कक्षा का मतलब ही होता है कि पूरा फोकस हमको बच्चे पे करना है, बच्चा ही मेन होता है, आपको फैसिलिटेटर रहना है ना कि डिक्टेटर। ये नहीं कि आप क्लास में खड़े हो गए लेक्चर दे रहे हो, बस समझ में आया ना समझ में आया निकल लिए। बाल केंद्रित कक्षा का मतलब होता है कि आप बच्चों पे फोकस करोगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का केवल यूज नहीं करेंगे हम, ना ही हम बच्चों को वर्गीकृत कर देंगे, बांट देंगे उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, और ना ही हम उनको पुरस्कार और दंड उनके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करेंगे। अगर बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें अध्यापक जो है फ्लैक्सिबल होगा और वह हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग मतलब चेंजेस लाएगा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, तो ये होता है कि हमको लचीला रहना है, टीचर को हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हमको पूरा करना है। सो ऑप्शन नंबर 4। ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कल्चर की बात कौन करता है बताओ? लेव वाइगोस्की जी करते हैं। ये तो आसान था। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड? ठीक है, तो जिनको थोड़ी बहुत दिखने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है, गलत वाला बताना। देखो बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, ये तो सही चीज़ है पार्शियली स्टूडेंट्स के लिए, और जो
3 डायमेंशनल होते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, इससे भी उनको दिक्कत नहीं होगी। जिसको वो टच करके और कुछ बोलती पुस्तकें होती हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। बट छोटी मुद्रा वाली, एक तो वैसे भी उनको देखने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से आप छोटे छोटे प्रिंट वाले वर्कशीट लेकर आ रहे हो बच्चों के लिए, तो ये हेल्प नहीं करेगा और नहीं पूछा है, तो हम जाएंगे 4 के साथ। चलिए, समावेशी कक्षा की बात हो रहा है कि जो अंडरलाइंग बिलीव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के पीछे क्या विचार है, आप मुझे बताओ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम बिना भेदभाव किए हर एक बच्चे को एक साथ एक स्कूल में एक क्लास में साथ बैठाकर पढ़ाएं, चाहे वो तेज हो, कमज़ोर हो, चाहे वो विकलांग हो, कोई भी चीज़ हो, हमें यहाँ पर बच्चों का भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक साथ एक क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, हम बच्चे को इसमें कैटर करते हैं। अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो क्लास में हम उनको आगे बैठाकर पढ़ाते हैं जिसे देखने में दिक्कत हो रही है, बट हम बांटते नहीं हैं, विभेद नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सॉरी, जैसे कि लिखा है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर आप बांट दो, जी नहीं, पृथक नहीं करना है। बच्चों को उनकी अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान के लिए नहीं, हमको कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है। लेबल कर देंगे आप कि कोई हैंडीकैप्ड है, कोई है, तो बच्चे फिर उस डिमीन होता है और बच्चे फिर ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्लास में, आपने ये नोटिस किया होगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक नहीं, मैंने क्या बोला, समावेशी कक्षा में हर अलग अलग अक्षमता भी एक साथ पढ़ेगा, ना कि उनको आप अलग से विशिष्ट स्कूल में डाल दें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। जी हाँ, समावेशी का मतलब ही यही है कि चाहे कोई बच्चा कितना भी अलग क्यों ना हो, उसको समान शिक्षा एक साथ पाने का अधिकार है। सो ऑप्शन नंबर 4। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? मतलब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, आप उनको किस तरीके से एड्रेस करेंगे? तो चलो देख लेते हैं। देखो, जो प्रतिभाशाली, जो सृजनात्मक बच्चे होंगे ना, आप उनको कभी भी आसान काम नहीं दोगे, क्योंकि वो उसको तुरंत करके बैठ जाएंगे। ऐसे बच्चों को ना हमेशा चैलेंजिंग टास्क देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंजिंग टास्क दोगे तो वो उसमें लगे रहेंगे, साथ में वो वहाँ पर आप सोचेंगे। अब मान लो कोई बच्चा है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है और आपने उसको एकदम आसान सा काम कर दिया, तो उससे उसका कोई प्रोग्रेस भी नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमको चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना चाहिए, एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। केवल ऐसे बच्चों को हमको कन्वर्जेंट जो है थिंकिंग के लिए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। कन्वर्जेंट का मतलब कि मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ, हमारा जो है प्रधानमंत्री कौन है, इसमें कौन सी आपकी सोच लग गई? हमें तो डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और ना ही हमको बच्चों को प्रश्न हल करने के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा दो, रटने पे आधारित नहीं। चैलेंजिंग, हमेशा चैलेंजिंग टास्क और जो है बोर ना हो, इसके लिए हमको उनको अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1। 15 देखिए, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पढ़ने से समस्या आती है, पढ़ने में समस्या आती है, तो पढ़ाई से रिलेटेड होगा। और डिसलेक्सिया बस पढ़ने से नहीं, कभी कभी पढ़ने और लिखने दोनों से रिलेटेड होता है। सामाजिक सांस्कृतिक नहीं होगा, ना ही पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ना ही उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। इसका मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। मतलब आप उनके पढ़ने लिखने की स्किल्स को ना एनालाइज करके जान सकते हो कि किसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। सो थर्ड विल बी राइट। ओके, चलिए अब ये देखिए कितना लेंदी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स? नॉट, गलत वाला बताना है। प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए इसमें से कौन सी प्रभावशाली सही नहीं है? तो जो नेगेटिव होगा वही होगा। तो चलो देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो ये तो प्रभावशाली पद्धति है कि हम बच्ची से बातचीत करके समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर, अब जो वंचित बैकग्राउंड से बच्चा है, जो वंचित पृष्ठभूमि वाला बच्चा है, आप उसको ये बोलो कि देखो तुम विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ लो, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े। आप मुझे बताओ क्या ये सही है? यही तो होगा राइट। अब नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना बेकार सी चीज़ है कि मतलब मुझे बच्चे पे ध्यान ना देना पड़े तो मैं बोलूँगी कि तुम बाहर ट्यूशन पढ़ लो। ये कोई अच्छी पद्धति तो नहीं है एक डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हुए बच्चे से आने वाले बच्चों के लिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी सही है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए आप मोटिवेट करो,
एंड क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाओ, विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन के लिए हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित करो। तो ये तो अच्छी चीज़ है, हमसे नहीं पूछा है तो ये होगा कि ट्यूशन पढ़ने के लिए कह दो। दूसरा, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। क्या ये जो बच्चों का जो अधिगम में जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो उनका इमोशनल जो हेल्थ है, ये किस हद तक प्रभाव डालता है? क्या कोई प्रभाव नहीं होता है? गलत है। महत्वपूर्ण भूमिका है, जी हाँ। आपसी संबंध नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी भूमिका है, नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आपका इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं, अगर आप इमोशनली भी फिट नहीं हो, इमोशनल हेल्थ आपका अच्छा नहीं, तो भी हम अच्छे से चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। 18 देखिए कितना लेंदी सा क्वेश्चन है, नीचे से मैच करना है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, एक मीनिंगफुल लर्निंग को हमको प्रमोट करना है, तो मैं क्या करूंगी एज अ टीचर, आप सोचिए। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन, जी हाँ, ताकि बच्चा जो है उसको रेगुलेट कर पाए, खुद के इमोशंस को, खुद के मोटिवेशंस को। तो पहला तो होगा, डेफिनेटली पहला होगा। एंड उसके बाद देख लेते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर, मैंने अभी बोला ना तो हमको बांटना है, ना ही बच्चों को नामांकित करना है। योग्यता आधारित समूह नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा होगा नहीं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, जी हाँ, डिस्कशंस होंगे तो बच्चे के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आएंगे, अलग अलग लोगों के विचारों को भी सुनने का मौका मिलेगा। तीसरा होगा, कक्षा में विविधता की उपेक्षा कर दो, मतलब कि अगर आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है तो तुम उसको इग्नोर कर दो। ये कहाँ की बात हो गई भाई? अगर हमको मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है तो हमें इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट करना है। तो हमारा पहला तीसरा होगा फर्स्ट। 19 देखिए, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस या फिर सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, सिंपल एंड इंडिविजुअल या फिर कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव, बताइए। तो लर्निंग जो है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, साथ में ये एक्टिव प्रोसेस होता है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। हर बार आता है फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं सिंपल एंड इंडिविजुअल के साथ, जो कि गलत है। कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। 20 देखिए, और यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आपका इस पर कितना रिस्पांस आ रहा है सीडीपी के PYQs पे। एंड आगे भी मैं सीडीपी के साथ साथ सोच रही हूँ EVS भी कराती जाऊँ, हिंदी इंग्लिश भी कराती जाऊँ, मैथ साइंस भी। आप लोग मुझे प्लीज़ बताना, सजेशन ज़रूर देना, हर दिन आप चाहते हो या नहीं PYQs इसी तरीके से करना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन भी बनाए रखें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। सोशल साइंस भी, मतलब हर एक सब्जेक्ट का हम रिवीजन करेंगे और NCERT तो चलेगी। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को क्या करना चाहिए? टालना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, समझना चाहिए या निग्लेक्ट करना चाहिए? समझ गए आप? आपकी क्लास में अलग कल्चर के, अलग रिलीजन के, अलग लैंग्वेज वाले बच्चे आते हैं तो हमें उनको समझना है, ठीक है, समझना है, ना कि इग्नोर करना है। तो तीसरा हो जाएगा। इसके